हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दोज जो 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं अपने स्कूल की सीनियर मोस्ट क्लास में। अब आप इस क्लास में आ ही गए हो तो अब आपको जरूरत पड़ेगी बिजनेस स्टडीज की, क्योंकि देखो बिजनेस स्टडीज ना ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पूरे साल पता नहीं किस वजह से नहीं पढ़ते और एंड में जाके हम रोते हैं कि यार अब कैसे करूं, क्या करूं, कि वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो देयर आर थिंग्स जो मैंने बच्चों को रिग्रेट करते हुए देखा है, तो मेक श्योर कि आप ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करो, ठीक है। तो अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि बिजनेस स्टडीज की वीडियोस रेगुलर बेस पे तुमको मिलती रहेंगी, उनको बस पढ़ना है, उन वीडियोस को देखना है और अपनी तैयारी करनी है। बहुत सिंपल सॉर्टेड है। रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी कंटेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज आपको मिलता रहेगा। आपका बहुत सिंपल सा काम ये है कि उनको रेगुलर बेसिस पे देखो, रेगुलर बेस पे देख के उनको समझो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके लिख दो, सो दैट उसका सोल्यूशन हम निकाल पाए। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जो स्टार्ट किया हमने आज, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन सबसे समझ लेते हैं पहले मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का सिंपल सा ये फंडा रहता है कि मैनेजमेंट हर कोई करता है। आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको पता भी नहीं है शायद और आप मैनेजमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एग्जांपल्स दूं, आप अपना फोन चलाते हो, फोन में इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक भी यूज कर लेते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब भी यूज कर लेते हो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करोगे, अपना स्कूल का काम भी करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो अब आप जो मल्टीटास्किंग कर रहे हो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में जैसे ही करने लग जाओगे कि नहीं अब मैंने क्या करना है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, मैं इंस्टाग्राम भी देखूंगा, मैं यूट्यूब भी देखूंगा, मैं शॉर्ट्स भी देखूंगा, रील्स भी, सब चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाई भी करूंगा, है ना। फिर इतने से इतने बजे तक मेरा स्कूल भी चलेगा। तो जब आप चीजों को एक सिस्टमैटिक मैनर में एक आर्ट के तरीके से मैनेज करने लग जाते हो ना, तो वो ये बन जाता है तुम्हारे लिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई हवाबाजी नहीं है, ये मैनेजमेंट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको पता ही नहीं है, आप ऑलरेडी कर रहे हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे घर में हमारी मम्मियां, हमारे पापा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मैनेज करके चलते हैं चीजों को, है ना, कि किस टाइम पे अब क्या बनाना है। नाश्ते का टाइम हो गया तो नाश्ता बच्चों के लिए क्या बनाना है ताकि वो अच्छे से खा लें, फिर लंच का क्या करना है, फिर घर को कैसे मैनेज करना है। पापा क्या करते हैं, सारे खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, पढ़ाई का खर्चा यहाँ पे होगा, ऐसे इतना पढ़ाई के लिए अलग रखना है, इतना राशन के लिए अलग रखना है, इतना क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए रखना है। तो ये ऑलरेडी मैनेजमेंट तुम्हारी लाइफ में चल रही है। तो मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन और यू हैव नॉट डन, आप ऑलरेडी कर रहे हो इसको, समझ रहे हो। यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू डू मैनेजमेंट। तो जब कर ही रहे हो तो उसको सुनने और समझने में क्या ही दिक्कत होने वाली है, सिंपल से समझो ना। अब तो 12th में पहुंच गए भाई, सीनियर मोस्ट क्लास है स्कूलिंग की, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर व्हिच द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब जब कंपनी के हिसाब से बात करूं तो कंपनी में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो खुद से सारे काम नहीं करते हैं, वो काम करवाते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसी काम को करवाने की जो प्रोसेस है उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, समझ में आ रही बात। और मैनेजमेंट का ये रहता है कि जब आप किसी चीज को मैनेज तरीके से करते हो ना, तो वो सिस्टमैटिकली होती है, इफेक्टिवली होती है और एफिशिएंटली होती है। आपको रिजल्ट मिलता है और इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या देखो, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, बट इट इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू वर्क एफिशिएंटली। मतलब ये नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर पार्ट तक लिमिटेड है, हर फील्ड में, हर डायमेंशन में इसकी जरूरत पड़ती है। किसी काम को करवाने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, हर जगह इसकी जरूरत है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू विल एंड अप थिंग्स नॉट गेटिंग डन। सिंपल सा फंडा है। तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को सही तरीके से हो जाना, और एफिशिएंटली होता है कि किसी रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना किसी काम का हो जाना, ठीक है। तो देखो, इफेक्टिवली इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंटली इट रेफर्स टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। जब एफिशिएंटली की बात हो रही है तो रिसोर्सेज का पूरा यूज होना चाहिए, और जब इफेक्टिव की बात हो रही है तो इफेक्टिवली टाइम पे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये दो टर्म्स यहाँ पर यूज हुई, ये आपको समझ में आ गई। तो मैनेजमेंट समझ में आ गई है, इफेक्टिव समझ में आ गया, एफिशिएंट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या होते हैं भाई? उसकी विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? देखो, सबसे पहले
इट एम्स एट अचीविंग गोल। ये बहुत सिंपल सा है कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो काम की इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं कि भैया हमारा जो पूरा पूरा फोकस है ना वो किस पे है, अपने गोल पे, है ना। यानी प्लान मैनेजमेंट का मतलब क्या है, चीजों को सिस्टमैटिकली प्लान करके चलना, है ना। तो जब चीजों को सिस्टमैटिक प्लान करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ करते हैं कि हमारा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, इस टाइम पे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसका एम होता है वो गोल अचीव करने पर होता है कि भाई मुझे किसी भी तरीके से उस गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस दैट इज द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि मैनेजर का जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है, गोल पे। जो देखा ना तुमने अर्जुन कहानी सुनी ना वाली कि भाई सबसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या किसी को पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हो, कहता मेरे को तो बस मछली की चिड़े की आंख दिख रही है। तो ऐसे जो मैनेजर है ना, मैनेजर उस मैनेजर को भी वो चिड़िया की आंख दिख रही होती है, वो गोल होता है, उसको अपना गोल पूरा करना है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ऐसा नहीं होता कि बस एक फील्ड में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नहीं, घर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि बस किचन को मैनेज करने की जरूरत होती है, बाकी घर को मैनेज नहीं करोगे तो चल जाएगा, ऐसा होता है क्या। या तुम्हारी बात करूं कि तुम अगर सिर्फ अपनी पढ़ाई को मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा, सिर्फ पढ़ते रहोगे तो वहां से भी काम नहीं होगा ना भाई। लाइफ में तुम्हारे एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अपने एंटरटेनमेंट को भी और पढ़ाई को दोनों को मैनेज करके चलना है, फिर खाना पीना है उसको भी मैनेज करके चलना है। तो बहुत सारी चीजें हर फील्ड में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, हर फील्ड में। और मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो तुमने नहीं की हुई है, तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे हो। तो यू गाइस आर ऑलरेडी अ मैनेजर ऑफ योर ओन लाइफ, समझ रहे हो। बस थोड़ा सिस्टमैटिक कर लोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, राइट। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू वर्क स्मूथली, स्मूथली प्यार से मक्खन चले, ठीक है, काम हमारा। एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बस ये है कि देखो, तो मैनेजमेंट जो होती है वो हर लेवल पे जरूरी होती है। जो बंदा टॉप पे बैठा है किसी कंपनी के, उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स है फैक्ट्री में, उनको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैनेजमेंट हर लेवल पे जरूरी होती है, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो अपर लेवल हो। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात चल रही है तो थोड़ा सा बोल दूं तुम्हें कि देखो, अभी तुम 12th में एंटर हुए हो, है ना, और ये वीडियोस तुम देख रहे हो, तो अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो लग रहा है कि हाँ तुम सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। एक बात समझ लेना, लर्निंग टेक्स टाइम। इस बात को बहुत ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो बड़े हमें बहुत फैसिनेटिंग थंबनेल्स दिखते हैं ना कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर करें, 15 मिनट में पूरा चैप्टर करें, और उसके पीछे भागते हैं। वहां पे पता है क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट, वो छूट जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से चल रहा है ना। फिर वो आपको एक बात ध्यान में रख के चलनी है कि अगर आपका पर्पस पढ़ने का है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो पढ़ना सीखना समझना चाहते हैं। जो बस 5 मिनट में चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, प्लीज आई एम सॉरी टू से, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि लर्निंग का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और इन्वेस्टमेंट वो टाइम होते हैं। तो तुम सोचो कि 5 मिनट में आगे पूरा चैप्टर करके चला जाओ बिना समझे, या तुम्हें लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठोगे ना तो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए सोच के समझ के रिलेट करके चलना। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सामने से बोल रहा हूँ कि कमेंट कर देना, उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना के डाल दूंगा। अब इतना कर सकता हूँ आपके लिए, इतना कर रहा हूँ, बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आपके चैनल पे भी तो शॉर्ट्स हैं। तो भैया वो शॉर्ट्स इसलिए हैं ताकि उनको देखो और तुम्हें पता चले कि किस टाइप का कंटेंट है। तो शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग वीडियोस भी है ना, वो शॉर्ट्स इसलिए डाले हैं। वो शॉर्ट्स का तुम्हारा इन्विटेशन है, उनको देखोगे, चैनल पे आओगे, चैनल पे आकर तुम्हें पता चलेगा अच्छा असली हीरा तो यहाँ छुपा हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ इन्विटेशन टू यू गाइस, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, लर्निंग टेक्स टाइम। बस इस बात को बांध लो, पल्ले बांध लो, तो समझ में आएगा, दिक्कतें नहीं होंगी। अगला, इट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस। अब जो मैनेजमेंट है ना, वो एक प्लानिंग के तहत होती है, और प्लानिंग कभी दिखती नहीं है ना। प्लानिंग कोई चीज नहीं है जिसको तो ये पेन है, ये पेन को मैं छू सकता हूँ, इट्स अ थिंग। लेकिन प्लानिंग और जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है ना, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है कि ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, फिर चीजें ऐसे ऐसे होंगी। तो दीज आर इंटेंजिबल बाय नेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज नॉट थिंग विच कैन बी सीन और टच्ड, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भैया जब तुम साल भर स्कूल जा रहे हो, साल भर पढ़ाई करोगे, तो वो मैनेजमेंट तुम्हें साल भर करनी पड़ेगी ना। मान लो कि तुम्हारे कोई टीचर चेंज हो, नए टीचर आए, उनका पढ़ाने का तरीका है, उनका होमवर्क देने का तरीका अलग है, तो अब तुम्हारी प्लानिंग उनके हिसाब से होगी, समझ रहे हो। अभी जो टीचर चल रहे हैं, अभी उनके हिसाब से प्लान कर रहे हो। अभी जो टाइम शेड्यूल है, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है भाई, गर्मी में जल्दी उठ सकते हैं, सर्दी में तो नींद ही नहीं खुलती। तो क्या करोगे, फिर एक काम करेंगे, सर्दी में लेट तक पढ़ेंगे, सुबह
लेट भी उठेंगे तो चल जाएगा। तो मैनेजमेंट आपके हाथ की चीज है, वो आपको करनी है सिस्टमैटिक तरीके से, समझ रहे हो। तो जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव डन वंस और ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इन ऑर्डर टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर हैज टू वर्क कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, ठीक है, बार बार करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ द वर्क ऑफ मैनेजर इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि बिजनेस को लगातार ग्रो करना है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगातार ग्रो करने के लिए लगातार मैनेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जहां थोड़े से ढीले पड़े तो आपके नीचे के जो बंदे हैं ना वो और ढीले पड़ जाएंगे, उनके पास करने को काम तो होगा लेकिन वो काम करेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना, जैसे तुम अपना एक गोल अचीव कर लेते हो वैसे दूसरा गोल जो सामने दिख जाता है फिर तुम मैनेजमेंट उसके लिए करने लग जाते हो, फिर वो गोल अचीव हो जाता है, फिर अगले गोल के लिए मैनेज करने लग जाते हो। तो मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग टास्क है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है कि बस फिक्स है, ये चलेगा ऐसे ही चलेगा, डायनामिक है, एज पर द नीड चेंज होता रहेगा। मार्केट में नया कंपटीशन आ गया, समझो बात को, अगर मान लो कि एप्पल ने नया फोन निकाला, आईफोन 15 प्रो के बाद 16 निकालेगा, तो बाकी जो कंपनीज हैं, वन प्लस है, गूगल है, ठीक है, इनको चुननी मचेगी क्या, हमें भी तो कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि हम उनसे कंपीट कर पाए। ऐसा तो नहीं कि भाई गूगल ने एक बार अपना वन प्लस नॉर्ड निकाल दिया था उसके बाद रुक गया कि नहीं अब तो हम नहीं निकालेंगे, बस ये हमारा सबसे बढ़िया फोन है। तब तक आईफोन ने नया जो एप्पल वाले वो नया लेके आ गए, तो अब वन प्लस वालों को चुल मचेगी, ओप्पो व्यू वालों को चुल मचेगी, समझ में आ रही बात, गूगल वालों को चुल मचेगी, सैमसंग वालों को चुल मचेगी। क्यों? क्योंकि भैया कंपटीशन है, चीजें फिक्स नहीं रहेंगी। तो जब चीजें फिक्स नहीं रहेंगी तो आप भी फिक्स नहीं रह सकते, आप स्टैटिक नहीं हो सकते, आपको डायनामिक होना पड़ेगा। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, इट इज नॉट समथिंग विच इज फिक्स्ड कि एक बार हो गया तो हो गया बस उसके बाद देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रेगुलरली चेंजिंग, सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज हिज ऑब्जेक्टिव its objective on the regular basis in order to get maximum possible output। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट के लिए आपको भी समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, the only constant thing in this universe is change। समझ में आया कि चेंज ही एक फिक्स चीज है जो लगातार होता रहेगा, चेंज ऐसा है जो हमेशा ही होगा। the only fixed thing, सुनने में अजीब लग रहा है, the only fixed या constant thing on this planet is change। ध्यान रखना, ये सत्य है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, जाके भगवत गीता देखना, कृष्ण जी ने खुद कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक ही चीज की नहीं होती, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग फील्ड में की जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि भाई क्या क्या काम होना है, क्या क्या काम हमको करवाना है, कितने कितने काम होने हैं, ये कैसे कैसे होने हैं, कब कब होने हैं, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि कितने काम हमको करने पड़ेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी मैनेज करना होता है तुमको, ऐसा नहीं कि काम तो तुमने मैनेज कर लिया लेकिन काम करवाओगे किससे, लोगों से, और लोग ही मैनेज नहीं, वो आपस में लड़ मर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपको ये पता चल गया कि काम क्या क्या काम करवाने हैं, आपको ये भी पता चल गया कि किससे करवाने हैं, उसकी भी मैनेज कर ले तुमने, लेकिन तुम अगर ये नहीं ध्यान दोगे कि कैसे कैसे काम करने हैं, मतलब इसका ऑपरेशन की जो प्रोसेस वो क्या क्या रहेगी, तो भी काम खराब हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं मल्टी डायमेंशन की जब बात करते हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो उसके लिए the managers are always try to synchronize the activities in order to get maximum possible output। ये क्या करते हैं कि भैया वो सारे काम करने की कोशिश करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश हो जाए, यानी उस गोल को हम प्राप्त करें, उस गोल तक हम पहुंच जाए। अब उसको करने वाले लोग कौन है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तुमने सब सेट कर लिया कि ये काम करेंगे तो इस गोल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन करवाओगे लोगों से, लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके आपस में कोई हार्मोनी नहीं है, कोई आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपने लाख प्लानिंग कर रखी हो, अगर एक बार ध्यान रखना कि जो बिजनेस है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है उसका एम्प्लॉय। अरे बात समझ में, तो मैनेजर्स का काम होता है दे हैव टू हैंडल देम विद केयर, बोलते हैं ना कि हैंडल विद केयर, तो वो यह समझ लो बिजनेस में एम्प्लॉयज के लिए है। यानी अगर एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखा सही तरीके से, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए, तो बिजनेस को कोई सक्सेस पे ले जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो उसके लिए देखो, एम्प्लॉयज आर ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द डेडिकेशन ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज द की रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेंस दे शुड बी हैंडल विद केयर, ठीक है। उनको हैंडल विद केयर करो भाई तुम।
टेकिंग केयर ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स, ये ध्यान रखो कि उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है। कि सपोज फॉर एक एग्जांपल, मैं तुम एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे किसी एम्प्लॉय की वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है ना, और तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई ये काम कंप्लीट होने तक तुम नहीं जाएगा, ठीक है, और वहां डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब उस वाइफ, एक बात समझो जरा, उस वाइफ को ज्यादा जरूरत है या नहीं, है ना, तो तुम्हें उनकी पर्सनल नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। भैया दो उसको छुट्टी, जाने दो उसको, समझ में आ रही है बात। तो एम्प्लॉयज तुम्हारी एसेट है, उनका ध्यान रखना भी तुम्हारा काम है। अगर उनका ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और अगर उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखना बंद कर दिया ना तो बिजनेस गया। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, उनकी पर्सनल नीड्स का भी ध्यान रखो। दूसरा, टेक केयर ऑफ यूनिट्स नीड्स, ठीक है, यानी ये भी देखो कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, 1 2 3 4 5 10 15 20, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ वर्क्स और ऑपरेशन टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मिक्सिंग अप मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट रेफर्स टू कंबाइनिंग द वर्क विद पीपल, ठीक है। अब ऑपरेशन कराना है यानी कि काम करवाना है, ऑपरेशन वो वाला नहीं है डॉक्टर वाला, ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेशन मतलब किसी काम को करने की प्रोसेस, अब वो काम तुम्हें किसे कराने, लोगों से कराने, ठीक है। तो उन कामों को किस किस से कराया जाएगा, कैसे कैसे कराया जाएगा, कौन से ग्रुप को क्या टास्क दिया जाएगा, उसको करने की प्रोसेस कहलाती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, बस ये समझ लो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट में ना जो ग्रुप होते हैं, यानी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, और जब सबको कंबाइन कर दिया जाता है ना तो सबको कंबाइन करके बनती है पूरी मैनेजमेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच मस्ट बी डन इन प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, अब सीधा गोल पर तो नहीं पहुंचा जाता, ये तो नहीं आप सीधा गोल अकम्प्लिश कर लोगे। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठा होगा, जैसे। और तुम्हें एक बात पता है क्या, आने वाले टाइम में सारे तुम्हारे जो अभी स्टेप्स तुम देखोगे ना, अपने अपने आप में एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर है अपने आप में। इसीलिए बोल रहा हूं लर्निंग टेक्स टाइम, तो अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान बना के रखना, पढ़ने पे, समझने पे, और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुमको। इनिशियली अच्छे से देख लो वीडियो को 2 4 5 10 बार, बाद में जल्दी जल्दी में भी करोगे ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि क्या काम करने वाले, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। उन काम जो काम होने हैं उनके लिए स्टाफ कहां से आएंगे, कौन कौन काम उसको काम को करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेंगे। उन जो स्टाफ हमने किया, स्टाफ लेके आए, उनको हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, और लास्ट में उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यहां से जाके होगा अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, लेकिन आने वाले में ये एक एक टॉपिक का एक एक चैप्टर है पूरा पूरा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ी जाए तो। हाँ, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के और गायब होना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा यार बिजनेस तो ऐसा है जो हमारे आसपास ही हो रहा है, कोई इसमें अलग तो बात कर ही नहीं रहे, है ना। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस हवा बना रखा है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। इसको देख के चलो, बाकी मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब बच्चों क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अब जब मैनेजमेंट करते हैं तो उसके उद्देश्य एक ही चीज के लिए नहीं है, खाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि भाई हमारा तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही है, कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, बाकी उसमें हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अरे भैया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अलावा ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग भी तो हैं। तुम्हारा बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी में है, तो वो सोसाइटी भी तो है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर जो बिजनेस सिर्फ अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर सोचते हैं ना, या अपनी गोल अकम्प्लिशमेंट के टुवर्ड्स होकर सोचते हैं, वो कभी लंबा सस्टेन नहीं कर पाते। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तुमसे सोसाइटी नहीं है, बिजनेस से सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी से बिजनेस है। तो सोसाइटी का केयर करना आपका धर्म, बिजनेस का पीपल जो वहां पर अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, उनका ध्यान रखना किसका, तुम्हारा काम एज अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का ध्यान रखना किसका काम, तुम्हारा काम। बात समझ में आ रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव वो 3 होते हैं मेनली, क्या देखो जरा, सबसे पहले टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्वाइव करना। जैसे अब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, तुमने लोगों मुझसे सुना कि बस कैसे भी किराया निकलने लग जाए मेरा, है ना, मतलब जेब से ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि भाई मैं स्टैंड कर जाऊं, सर्वाइव कर जाऊं इस इंडस्ट्री में। फिर दूसरा तुम देखोगे चलो अब सर्वाइव तो कर गया, मैं किराया निकलने लग गया, अब थोड़ा 2 4 पैसे और फालतू आ जाए, यानी मैं प्रॉफिट जनरेट करने लग जाऊं, अब वो भी हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, तुम सोचोगे अब मैं और कैसे ग्रो कर सकता हूं, और ग्रोथ कैसी होगी। तो ये 3 स्टेप में जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव वो 3 तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आपको सर्वाइव करना है उस इंडस्ट्री में, फिर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, और फिर अपने आप को ग्रो करना है। यही एक प्रोसेस है जो चलती है।
बिजनेस के तरफ अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट हमारा सोशल। सोशल यानी सोसाइटी, सोसाइटी के टुवर्ड्स किसी भी मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो आप, और उससे अगर एक थोड़ा अच्छा वर्ड डाल दो तो ऑब्जेक्टिव कह लो। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखो, नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। आपको सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में बैठे हो प्रोडक्ट यानी या सर्विस देने के लिए। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको वैसे ही जो पब्लिक है ना, सोसाइटी है, वो आपको क्या करेगी? बाहर निकाल देगी, भाई इनका प्रोडक्ट ही खराब है, जिसके लिए बनाया उसको पसंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा। नंबर 2 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया तो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो आपकी सोसाइटी है, उनको काम मिल सके। देखो, इससे वाला क्या हो सकता है? मतलब मैं तो ये मानता हूं पर्सनली कि तुम ना किसी को भीख मत दो, या उसकी जरूरत पे उसको पैसे मत दो, उसको इस काबिल बना दो कि वो खुद ही अपने लिए कमा सके। आप समझ रहे हो? तो खुद सोचो कि आप किसी की हेल्प करोगे तो एक बार हेल्प करोगे, लेकिन अगर आपने उसको काबिल बना दिया तो वो हर महीने और जीवन भर कमाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो रादर देन चैरिटी। मत करो चैरिटी, भैया नहीं चाहिए तुम्हारी चैरिटी। क्या करो? उसको स्किल्ड बना दो, उसको कैपेबल बना दो उस बंदे को, ताकि वो अपने लिए खुद कमा सके। ठीक है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट दो। नेक्स्ट इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करो तो आपके आसपास की जो सोसाइटी है, पेड़ पौधों को, नदियों को, लोगों को कोई नुकसान ना हो। इको फ्रेंडली आपका जो प्रोडक्शन की प्रोसेस हो वो इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट है उसको कोई लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट चैरिटी। ठीक है, चैरिटी करो। अब जैसे तुम सबको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे सकते, थोड़ी चैरिटी भी करनी पड़ेगी भैया। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? मैनेजमेंट के टुवर्ड्स सोसाइटी। नेक्स्ट आती है बात पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में क्या आता है? कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी मान लो कि भाई अब तुम्हारी कंपनी में जिस लेवल पे बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, और दूसरी किसी कंपनी में जो सेम प्रोडक्ट बना रही है तुम्हारी इंडस्ट्री के, उसके एम्प्लॉयज की सैलरी में बहुत फर्क आएगा ना। अगर तो ये तुम्हारे वाले ना किसी भी तरीके से करेंगे कि हे भगवान कैसे भी करके मुझे उस कंपनी में डाल दे। मतलब समझ रहे हो? एक तो कंपनी के अंदर ही कंपटीशन है सो अलग है, लेकिन अगर सेम पोस्ट पे सेम इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यानी कि जितना वो बंदा डिजर्व करता है, बंदा बंदी जो भी डिजर्व करता है या करती है, आपको उतना उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव सैलरी। समझ गए? नेक्स्ट आता हमारा हेल्दी वर्किंग। आपको एक वर्क एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आना चाहे। अब आप बड़ी बड़ी कंपनी देखो ना, गूगल हो गई, मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ, गूगल हो गई, एप्पल हो गई, सब बड़ी बड़ी कंपनी क्या है, इनके जो एम्प्लॉयज को तुम देख लोगे ना, इतना फ्रेंडली इनका वर्क कल्चर है ना, इतना फ्रेंडली है। खाना वहीं से मिल रहा है इनको। ठीक है, जो कैजुअल्स में जाओ कोई रोक टोक नहीं है। मतलब स्कूल नहीं बना रखा है एग्जैक्टली कि नहीं ऐसे ही करना, यही करना, नहीं। अरे आओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, खाओ पियो मजे करो, जाओ। गेम पार्लर्स वहां पर लगे हुए हैं, गेम खेलने का टाइम उनको दिया जाता है। ठीक है, चाय कॉफी स्नैक्स की मशीन प्रॉपर वहां लगी हुई हैं, खाना में आपका लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब वहां पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉयज आर दी एसेट। जब आप उनको पर्सनल उन लेवल पे उनको खुश नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हें खुश क्यों करेंगे भाई? वो तो कैसे भी किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहेंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत। नेक्स्ट रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग देते रहो, क्योंकि मार्केट में हर रेगुलर बेस पे चेंज आ रहे हैं। तो चेंज आ रही है तो कंपनी क्या करेगी? नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगी। नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगी तो आपका फर्ज बनता है कि अपने जो एम्प्लॉयज है उनको मेंटली भी और स्किल्ड के फॉर्म में भी उनको ट्रेनिंग देते रहो, सो दैट तुम्हारी कंपनी की जो रिसोर्सेज है वो और अच्छे होते जाए दिन प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुका हूं, मैं मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, तुम्हारे पास इतने सारे काम करने को होगा ना, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कौन सा काम कब करना है, और सारी चीजें क्लैश हो जाएगी, क्लैश होकर बर्स्ट हो जाएगा। मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? लेकिन कभी ट्राई करके देखना, तुम ना अपना एक डे शेड्यूल बना लेना, और अगर बनाते हो तो एक बार कमेंट करके बताना मुझे कौन कौन अपने डे शेड्यूल बनाता है, टू डू लिस्ट बना लेता है डेली की। विश्वास मानो, तुम्हारा इतना टाइम बचेगा, तुम उसमें अपना फोन भी यूज कर लोगे, इंस्टा भी चला लोगे, फेसबुक भी चला लोगे, यूट्यूब भी चला लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, स्कूल का काम भी कर लोगे। बिलीव मी, बस टाइम देखो तो देखो। मतलब तुम्हारे पास जितने टाइम है ना, जितने आवर्स तुम्हारे पास पड़े हैं दिन के, उनको तुम क्या करो, टाइम लॉक कर दो। लॉक करने से क्या होगा कि मुझे इस टाइम पे यही काम करना है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बिलीव करो, ये बिल्कुल प्रूवन है, और मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ना, इतना एफिशिएंटली काम होता है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे अपने कामों को ना, जैसे 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाओ,
1 घंटा टाइम दे दिया इंस्टाग्राम को, 1 घंटा फेसबुक दे, यूट्यूब को दे दो, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम भी बच जाएगा अगर तुम इतना ही टाइम देते हो तो। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे अंगूठे जो है ना रुकते ही नहीं, ये ऐसा नहीं करना है बच्चों। 12th में हो तुम, सीनियर मोस्ट क्लास है तुम्हारी, समझ रहे हो, तो ध्यान रखो इस चीज का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। अब देखो क्या है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, क्या है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट देता है। अब डायनामिक कैसे बताया मैंने आपको, कि रुकता नहीं है। अब मार्केट हमेशा चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, तो क्या तुम्हारे फिक्स रहने से काम बनेगा क्या? मतलब टिक के बैठ गए, मैं तो नहीं उठ रहा भाई, मैंने तो जो प्लानिंग कर दी सो कर दी, साल भर चलेगी। मार्केट चेंज हो गया भाई, मार्केट में पढ़ने के नए तरीके आ गए हैं, नई नई वीडियोस आ गई हैं, तुम मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो, क्या फायदा? समझ रहे हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी है और तुम बोलोगे नहीं मैं तो बस अपनी बुक से ही पढ़ के खुश हूं। अरे भैया अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं और से मिल रहा है तो लो ना वहां से। बी डायनामिक, डायनामिक का ये मतलब होता है तुम्हें अच्छे कंटेंट से मतलब है, बुक से मतलब है। अच्छा कंटेंट से मिल रहा है तो उठो, मेहनत करो, क्यों टिक के बैठे हुए हो? तो डायनामिक का ये मतलब होता है कि आपको चेंजेबल रहना है, अलर्ट रहना है, कि जब जरूरत पड़े तब वो काम कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या करती है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे टाइमली बेस पर जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हम काम कर पाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन अ डायनामिक इन रेगुलर चेंजिंग वर्ल्ड, सो इट हैज अडॉप्ट चेंजेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल सा है, बाकी पढ़ना तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या बताया मैंने तुम्हें अभी, एग्जांपल देना, बेस्ट एग्जांपल है, प्लीज ट्राई करो, बस एक में लेके ट्राई करो, फिर आके मुझे कमेंट में बता देना कि अगर इसका फर्क नहीं पड़ेगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 1 महीना सिर्फ तुम अपना टू डू लिस्ट बनाओ डेली की, अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हुए, एफिशिएंट नहीं हुए अपने काम में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। करके देखो बस 1 महीना, तुम्हें पता चल जाएगा यार इतना चेंज हो सकता है, इतना ज्यादा चेंज हो सकता है, इतना टाइम बचेगा ना, तुम्हें लगेगा यार मैं तो फालतू में सोचता, मेरे पास टाइम नहीं है। बस मैं टाइम लॉक करो कि मुझे इतना टाइम इसको देना, अपना टाइम टेबल बनाओ, इतना टाइम इसको देना। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एंटरटेनमेंट को साइड में रख दो, एंटरटेनमेंट को उसमें डालो, जरूरी है वो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, अभी नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जो रिसोर्सेज उसको वेस्ट होने से बचाता है। An efficient manager always try to reduce the wastage of resources to maximize possible extent in order to make the organization most efficient to gain maximum returns। जो बात मैंने बोली है वही है, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल। अब तुम जब प्लान करके चल रहे हो चीजों को, या मैनेजर जब प्लान करके चल रहा है चीजों को, तो किसके लिए कर रहा है, गोल की तरफ जाने के लिए। तो जब एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ाएगा अपने गोल्स की टुवर्ड्स, तो कहां पहुंचेगा, गोल पे पहुंचेगा। तो वही है कि इसका डायरेक्शन सीधे ही हमें डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, गोल की तरफ। द एफर्ट ऑफ एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली, ठीक है, एंड एफिशिएंटली। तो ये बात हम पहले भी कर चुके, दोबारा आ गई है। नेक्स्ट, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे भैया, तुम किस कंपनी में हो, है ना, तो जब तुम्हें सिस्टमैटिक तरीके से एक मैनेजमेंट तरीके से चीजें मिल रही हैं कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, तो तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट भी तो होगी। कंपनी का गोल अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जा रहा है, तो जब तुम सिस्टमैटिकली काम कर रहे हो तो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ भी तो हो रही है, तुम खुद भी तो डिसिप्लिन हो रहे हो, तुम्हारी खुद की स्किल भी तो डेवलप हो रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि जब कंपनी ग्रो करती है सिर्फ कंपनी ग्रो करती है, कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं ना वो भी ग्रो कर रहे होते हैं साथ के साथ, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली दे ग्रोज, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन वन पाथ ओनली। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अच्छी सैलरी कमानी है, मैनेजर ने बोला कि अगर ये काम टाइम पर करोगे तुम अच्छी सैलरी मिलेगी, तो क्या होगा, तुम टाइम पे काम करोगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है ज्यादा सैलरी का वो भी पूरा हो गया, कंपनी का गोल भी पूरा हो गया। तो एक अच्छा मैनेजर ये करता है कि पर्सनल जो गोल्स होते हैं और जो कंपनी के गोल है, उन दोनों को मर्ज कर देता है कि भैया तेरे को अब तेरा पर्सनल पर्पस तब पूरा होगा जब तू कंपनी का ये पर्पस पूरा करेगा, कंबाइन काम हो गया, समझ रहे हो। तो ये एक अच्छे मैनेजर की निशानी होती है, और एक अच्छे मैनेजमेंट का ये की निशानी है कि वो इस तरीके से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग्स हार्मनी टू वर्क, ठीक है, एज नो टू लॉक्स कैन हैव सेम की। समझ रहे हो कि अब क्या हो, अगर मान लो कि मैं जितनी बिजनेस की नॉलेज मुझे है, अगर मैं चाहूं कि वो सेम नॉलेज तुम्हें भी हो, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। लेकिन अगर मैं अच्छे से पढ़ाने पे ध्यान दूं
और तुम अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दो, तो जो म्यूचुअल गोल है हमारा कि तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, वो पूरा हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुई हार्मनी। हार्मनी मतलब एकता, यानी मिलकर काम करना। हम लोगों ने मिलकर काम किया, तुमने अच्छे से पढ़ा, मैंने अच्छे से पढ़ाया, हमारा म्यूचुअल गोल था अच्छा रिजल्ट, वो आ गया। समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं? तो बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक एम्प्लॉय को दूसरे से कंपेयर ना किया जाए, रादर उनकी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को, एक की स्किल्स को उठा के दूसरे की स्किल्स उठा के एक ऐसा काम दिया जाए उनको कि दोनों मिलकर उस काम को अच्छे से पूरा कर सके ऑन टाइम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली two minds can no two minds can have exact same thinking, but it is necessary of the welfare of the organization that all the employees should work in a similar manner. Discipline सब में होना चाहिए। तुम अच्छा पढ़ा नहीं सकते, मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास तो नॉलेज है ना, तो मेरा काम यह है कि मैं इस तरीके से तुमको नॉलेज प्रोवाइड करूं कि तुम उसको अडेप्ट करके और अपने डाउट तुम इस तरीके से पूछो कि म्यूचुअली हमारा जो सिमिलर टास्क है उस अच्छे रिजल्ट का वो हम मिलकर पूरा कर सके। समझ में आ रही बात? ये हमारा नेक्स्ट, हमारा हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये तो हमने बात की, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग अगर डेवलप होंगे तो वही तो सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी कहीं बाहर से आ जाती है। बिजनेस में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है वही तो सोसाइटी है। और अगर आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो सोसाइटी का भला कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी का भला कर रहे हो, तो सोसाइटी का भला आप कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें करके सोसाइटी का भला कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का एक ये भी है के बारे में कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कैसे कैसे? एज वी हैड स्टडी अबव इन द अबव द मैनेजमेंट हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसमें एक सोसाइटी के लिए भी था अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छे एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छा वर्क कल्चर प्रोवाइड करना। ये सारे करोगे तो सोसाइटी की ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी, डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आके हमारा खत्म हो जाता है आज का टॉपिक, यानी आज की वीडियो हमारे इसमें खत्म करते हैं, क्योंकि एक साथ करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। दो पार्ट्स में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और दो ही पार्ट्स में खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है। वीडियो की लेंथ मत देखो, उसमें कंटेंट और नॉलेज देखो। ठीक है, और ये सब छोड़ो भाई, तुम्हारे लिए इतना इजी कर ले, इंडेक्स भी बना हुआ है, जिस टॉपिक पे जाना देखो वहां पे इंडेक्स भी बना हुआ है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो टॉपिक पढ़ना है, जिसको तुम्हें लगता है ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक अच्छे से देखो। बच्चों मैं बहुत ही क्लियरली आपको एक बात बता दूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लर्निंग टेक्स टाइम। तुम हवाबाजी करने जाओगे तो हवा हो जाओगे, समझ रहे हो? अब यहाँ पे मैंने वीडियोस में चैप्टर समझा दिया, टॉपिक समझा दिए, अब बात आती है नोट्स की। नोट्स के लिए तुम्हें क्या क्या रेफर किया जाता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ते हो तुम, ठीक है, पूनम गांधी से पढ़ते हो तुम, ठीक है, आर.के. सिंगला से पढ़ते हो तुम, तीनों को साइड रखो और ये इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है हमारा, यहां पर जाओ, यहां पर जाके हमें डीएम करो नोट्स। इन तीनों बुक्स के अच्छे अच्छे और सिस्टमैटिक नोट्स बना के हमने डाले हुए हैं। तो इन तीन बुक्स को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, जब ये सारा तुम्हें कंटेंट एक ही जगह पर मिल रहा है। डीएम करो, डीएम करना नोट्स, एक ऑटोमेटेड लिंक तुमको मिल जाएगी, उस लिंक से तुम ड्राइव पे चले जाओगे, ड्राइव पे इसके नोट्स फ्री में पड़े हुए भाई। और एक बार फिर से मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो कि यहां पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम 12th क्लास में आ चुके हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।